हेलो एवरीवन, कैसे सही बच्चा है। होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आप बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम लोग अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स में सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स कर लेंगे। जी हाँ, सैलरी के अंदर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो एकदम कंप्लीट डिटेल्ड रिवीजन कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में कैप्चर कर लूँगा। सो एन्जॉय द वीडियो। चलिए, तो हम लोग ने आज रिवाइज करना है रिटायरमेंट बेनिफिट। इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर जैसा कि आपको पता है तीन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज अलाउंसेस जो कैश में मिलता है, देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट मिलता है, देन परक्विजिट। तो मैं आज आप बच्चों के साथ इन नेक्स्ट 15-20 मिनट सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिस्कस करूंगा। तो आइए बच्चे, लेट्स बिगिन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर मेजरली आपकी पांच चीज़ें होती है बच्चे। सबसे पहला होता है ग्रेच्युटी, कि अगर आप 5 साल तक अप्रोक्सीमेटली अगर आपने कंपनी के अंदर जॉब करा है तो आपको कंपनी ग्रेच्युटी पेड करती है। देन पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको मंथली कुछ ना कुछ इवन आफ्टर रिटायरमेंट मिलता रहता है, दैट्स कॉल्ड पेंशन। लीव सैलरी, अगर आपने कई लीव्स होती हैं जो अगर आपने नहीं ली तो एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन आपको उसका पैसा मिलता है, दैट्स लीव सैलरी। देन वीआरएस स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड आरसी स्टैंड्स फॉर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो सबसे पहले इनके सेक्शंस को देखते हैं बच्चे। सेक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि ग्रेचुटी कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 1010। पेंशन 1010 ए, लीव सैलरी 1010 डबल ए, वीआरएस 1010 सी एंड रिट्रेंचमेंट 1010 बी। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो ग्रेचुटी आप बच्चों को याद होगा 20 लाख रुपए तक की एग्जाम्प्ट होती थी। पेंशन में कोई लिमिट नहीं होती, लीव सैलरी 25 लाख और वीआरएस और रिट्रेंचमेंट 5-5 लाख। तो आइए अब हम सबसे पहले सेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज ग्रेचुटी। देखो बच्चे, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग जॉब मिलती है तो फुली टैक्सेबल होती है, और ग्रेचुटी अगर रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट पे होती है तो ही कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन छिपी हुई है। तो ड्यूरिंग जॉब टैक्सेबल, ऑन रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट देखने वाली बात है। सो सपोज करिए आप एक एम्प्लॉई है और आप रिजाइन कर रहे हैं, या मान लो 60 साल हो चुके हैं, अब आप रिटायर कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, या तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जितनी भी ग्रेचुटी होती है वो पूरी एग्जेम्प्ट होती है बच्चे। जी हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटायर ग्रेचुटी इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस में आप जॉब करते हैं तो देखना पड़ेगा कि वेदर यू आर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। जनरली जो बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कवर्ड अंडर, जैसे अगर आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो तो आप कवर्ड हैं, एयरटेल, इन्फोसिस, ये सब कवर्ड है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। तो देखते हैं, अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेचुटी हैं तो अगर आपको ग्रेचुटी मिले तो कितनी एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो बेसिकली एग्जेम्पशन आपको मिलेगी बच्चे, आपको तीन लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी और तीन में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहली लिमिट तो होती है एक्चुअल रिसीव। सपोज करो आप एक कवर्ड हो, मतलब एक रिलायंस में नौकरी कर रहे हो और आपको रिसीव हुआ 8 लाख रुपए। और लिमिट नंबर भी अभी कैसे निकलेगी वो देख लेंगे। मान लो 6 लाख है और ये है आपका 20 लाख। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए आपको रिसीव कितना हुआ, 8 लाख। एग्जेम्प्ट कितना होगा, इन तीनों लिमिट का सबसे कम क्या है बच्चे, 6 लाख। तो एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, 6 लाख। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा, 2 लैक्स। तो आपको पहले ये पैटर्न समझ आया होगा। नाउ सबसे पहली लिमिट क्या है बच्चे, एक्चुअली रिसीव्ड, जो भी ग्रेचुटी आपको मिली। दूसरी लिमिट 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सर ये लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होता है, मान लो अगर आप आज रिटायर हुए हैं, आज क्या डेट है बच्चे, टुडे इज 13 अप्रैल 2025। तो मैं ये अप्रैल का महीना छोड़ के मैं मार्च का महीना पूरा का पूरा लूंगा और मैं लास्ट ड्रॉन सैलरी महीने की, सपोजिंगली आपका 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी, हालांकि सैलरी का क्या मतलब है देखेंगे अभी। मान लो 60,000 रुपये, तो मैं वो लूंगा इंटू 15/26 and multiplied by completed year of service और part thereof in excess of 6 months। आई होप आपको ये तीन चीजें क्लियर है। 15/26 लास्ट जोन स्टार्ट कंप्लीट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स क्या होता है देखेंगे। देन थर्ड लिमिट दैट इज जो फिक्स्ड है वो क्या है, 20 लाख। अब सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है, सर सैलरी में हम क्या क्या लेंगे, परक्विजिट्स भी ले लें, सारे अलाउंसेस लें, नहीं बेटे नहीं। आप सैलरी में लेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लस डी।
तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ सैलरी के अंदर आपने लेना है बेसिक प्लस डी। दूसरी बात सर, ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या होता है? कंप्लीटेड ईयर होता है अगर आपने 20 साल 8 महीने काम करा है तो 21 मान लिया जाएगा, 20 साल 4 महीना काम करा है तो 20 ही माना जाएगा, क्योंकि इट शुड बी मोर देन 6 मंथ्स। और अगर 20 साल 6 महीना काम करा है तो भी 20 माना जाएगा, क्योंकि मैंने बोला इट शुड बी मोर देन 6 मंथ्स सो दैट आप हायर ईयर पे जा सकते हैं। और अगर आपने 20 साल 6 महीना 1 दिन हो गया तो मजे ही मजे हैं, 21 साल हो जाएगा। आई होप आपको कवर्ड अंडर ग्रेचुटी वाला क्लियर है। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, सरकार जो है वो बेनिफिट कहाँ ज्यादा देती है, कवर्ड या नॉट कवर्ड? आंसर इज नॉट कवर्ड में बेनिफिट नहीं मिलते हैं, कवर्ड वाले में मिलते हैं। नॉट कवर्ड के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट लिमिट क्या होगी, एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरी लिमिट 15/30, ओहो नुकसान पहुंचा दिया, इधर था 15/26, इधर हो गया 15/30। देन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, आज रिटायरमेंट हुई है, आज क्या है 13 अप्रैल, तो मार्च फेब्रवरी ऐसे करते 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 10 महीने उनका टोटल डिवाइडेड बाय 10 एवरेज सैलरी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर। और पार्ट देर ऑफ यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। और तीसरी लिमिट क्या है, 20 लाख। वो तो सर यहाँ भी 20 थी, यहाँ भी 20 थी। मुद्दे की बात यह है सर, यहाँ पर जो 10 महीने की सैलरी लेनी, उस सैलरी का क्या मतलब है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एंड कंप्लीटेड ईयर का मतलब 20 साल 8 महीने भी 20 साल, 20 साल 11 महीने 20 साल, यानी कि अगर 11 महीने 6 दिन भी आपने कर लिया तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा, कंप्लीटेड ईयर लिया जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। देन एनी ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपके लिए क्या हो जाता है जी, टैक्सेबल। एक छोटी सी बात बोलूंगा, 2 पॉइंट इसमें आते थे। अगर आप ऑलरेडी एग्जामिशन 5 लाख की ले चुके हैं लाइफ में ग्रेचुटी की, और आप नेक्स्ट कंपनी में गए और अब दोबारा ग्रेचुटी मिली तो आप एग्जामिशन लेना चाहेंगे, तो बेसिकली क्या आपको दोबारा से वो जो लिमिट नंबर सी थी, 3 लिमिट थी, लिमिट नंबर ए बी सी, क्या वो सी 20 लाख रहेगी? नहीं बच्चे, जो सरकार ने आपकी 20 लाख की लिमिट फिक्स करी है वो लाइफ टाइम है। अगर आप ऑलरेडी 5 लाख की एग्जामिशन ले चुके हैं तो आप फर्दर अब अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 15 लाख की ही ले पाएंगे। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लो आपकी जॉब इन्फोसिस में और आपने काम करा 8 इयर्स, बहुत अच्छी बात है। तो लिमिट नंबर ए 6 लाख आपको मिला, लिमिट नंबर बी मैंने ऐसी निकाल दी 5 लाख, और लिमिट नंबर सी 20 लाख, बहुत अच्छी बात है। एग्जामेशन कितनी मिल जाएगी, 5 लाख। अब सवाल ये है, जब आपकी जॉब नंबर 2 होगी तो आप तो 5 लाख की एग्जामेशन ले चुके हो, तो लिमिट नंबर सी में क्या हो जाएगा बच्चे, मैं 20 लाख की लिमिट नहीं लिख सकता, -5 लाख जो एग्जामेशन मुझे मिल चुका है वो माइनस हो जाएगा और 15 लाख की लिमिट होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक आखिरी पॉइंट ये बोलूंगा, सपोज करो आपने विप्रो में नौकरी करी, 4 साल काम करा, ग्रेचुटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एयरटेल में काम करा 2 साल, ग्रेचुटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल करना होता है। इन्फोसिस में काम करा 8 इयर्स, वाह भाई वाह, अब तो ग्रेचुटी मिलेगी। और अगर ग्रेचुटी मिलेगी तो 3 लिमिट बनेंगी, पहली एक्चुअल रिसीव, दूसरी 15/26 इनटू लास्ट ऑन सैलरी, एज्यूमिंग लास्ट ऑन सैलरी। अब सवाल ये है कि ईयर्स कितने लेंगे? अरे सर 8 इयर्स लो, नहीं बेटे नहीं, इन्फोसिस के तो लोगे ही लोगे। और अगर आपको पुरानी कंपनी में जिनसे ग्रेचुटी नहीं मिलती वो भी कंप्लीटेड ईयर में आ जाता है, 8+2+4, यानी कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्योंकि अगर आपको अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी नहीं मिली होती तो करंट ईयर के अंदर करंट एम्प्लॉयर से जिससे ग्रेचुटी मिल रही है उसमें कंप्लीटेड ईयर आप पुराने वाले भी काउंट कर लेते हैं। आई होप आपको ग्रेचुटी सारा का सारा डन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज पेंशन। सर ये पेंशन क्या होती है? बेटे जनरली हम लोग पेंशन देखते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको पेंशन मिलती है, और कैसे मिलती है कि पर मंथ मिलती है। हालांकि आपको बता दूं आज के टाइम पे ये पेंशन भी बंद हो चुकी है, 2004 के बाद से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है। बट जनरली बात करता हूँ, पेंशन जो होती है वो गवर्नमेंट को भी मिल सकती है और नॉन गवर्नमेंट को मिल सकती है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को जो मिलती है, आप अगर रिलेट से कर सके तो लमसम, एक होता है लमसम एक साथ मिल जाना, और एक होता है मंथली। तो लमसम को क्या बोला जाता है बच्चे, कम्यूटेड। ठीक है, ये वर्ड होता है कम्यूट करा लेना, कम्यूटेड होता है लमसम। और जो पेंशन हमें हर महीना मिलती है 50,000 50,000 50,000, उसको क्या बोला जाता है, अनकम्यूटेड। तो सबसे पहले मैं अनकम्यूटेड की बात करता हूँ। अनकम्यूटेड पूरी की पूरी टैक्सेबल, वाह भाई वाह। और अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, और अगर अनकम्यूटेड है तो ऑब्वियस बात है, अगर गवर्नमेंट वालों का टैक्सेबल है तो नॉन गवर्नमेंट का तो होगा ही। अब आता हूं मैं कम्यूटेड पे लमसम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर लमसम मिलता है तो फुल्ली 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 एग्जाम, बढ़िया है सर, गवर्नमेंट वालों के तो मजे हैं। हाँ बेटे हाँ,
कहने का मतलब है अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं, कम्यूटेड मिली तो एग्जेम्प्ट, अनकम्यूटेड मिली तो टैक्सेबल। और अगर मैं नॉन गवर्नमेंट की बात करूं तो अनकम्यूटेड है तो टैक्सेबल, अनकम्यूटेड बोले तो दोबारा बोल देता हूँ, दैट इज मंथली। और अगर कम्यूटेड है मतलब आप रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, एयरटेल इन्फोसिस में कर रहे हैं और आपको एक लमसम पैसा मिल रहा है, अगर आपको कम्यूटेड मिल रहा है तो आप मुझे बताइए क्या होगा। सर क्या कुछ एग्जेम्पशन छिपी है? हाँ बेटे हाँ, एग्जेम्पशन छिपी हुई है। क्या एग्जेम्पशन छिपी हुई है? वो देखना पड़ेगा, या तो 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा या 1/2 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर 1/3 कब होता है? अगर आपको साथ में ग्रेचुटी भी मिली है। और 1/2 कब हो जाएगा? अगर ग्रेचुटी नहीं मिली। सर ये याद कैसे होगा? देखो भाई, अगर तुमको ग्रेचुटी मिली है मतलब तुम बहुत अमीर इंसान हो, ठीक है, पेंशन तो मिल ही रही है, ग्रेचुटी मिली है, तो इसका मतलब आप बहुत रिच हो। तो सरकार एग्जेम्पशन क्या दे रही है? 1/3, 33%। और अगर तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिली मतलब तुम उतने अमीर नहीं हो, तो एग्जेम्पशन थोड़ी ज्यादा मिल रही है, दैट इज 1/2। आई होप आपको क्लियर है। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ, जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक कंपनी है इन्फोसिस, और इन्फोसिस में मिस्टर ए भाई साहब जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये रिटायर हो रहे हैं। और इन्फोसिस ने बोला अरे भैया तुमको तो हम ना 30,000 रुपये पर मंथ देंगे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हुआ क्या? अच्छा पहले मैं एक बार एक कहानी बोल देता हूँ, यहाँ पे 30,000 पहले का नहीं है। कहानी ऐसी है कि हम इन्फोसिस जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमको कितने रुपए की पेंशन दूंगा। जब एक इंसान रिटायर हो रहा है इन्फोसिस से, तो इन्फोसिस ने बोला 50,000 रुपये महीना दूंगा आपको। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो मिस्टर ए ने बोला यार आप मुझे पर मंथ दे रहे हो, आप ना एक काम करो, आप मुझे ना थोड़ा सा लमसम दे दीजिए, इन्फोसिस मेरे को कुछ लमसम पैसा दे दीजिए। तो इन्फोसिस ने इसको कुछ लमसम पैसा दे दिया, कितने रुपए बच्चे? 20 लाख। इस लमसम पेंशन को क्या बोला जा रहा है? कम्यूटेड पेंशन। पहली बात, दैट मीन्स आपको जो रिसीव हुआ, ठीक है, पेंशन रिसीव कितने की हुई? कम्यूटेड 20 लाख रुपए। अब हमारा सवाल ये है कि सर एग्जाम्प्ट कितना होगा? तो बहुत आसान है सर, 1/3। 1/3 इज एग्जाम्प्ट इफ रिसीव ग्रेचुटी। अब आप आगे देखिएगा, लेकिन अब इन्फोसिस एक चीज बोलता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें 20 लाख दिए, तो तुम्हें पर मंथ 50,000 तो नहीं मिलेगा ना, 50,000 तो नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? एग्जाम्पल से एक मैंने ले लिया 30,000। तो आप मुझे बताइए इसकी कितने रुपए से पेंशन कम हो गई? क्या आप सभी बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं? 20,000 रुपए से पेंशन कम हो गई ऑन अ बेस ऑफ 50,000। दैट मीन्स देर इज अ रिडक्शन ऑफ 40%। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसने अपनी पर मंथ रिडक्शन कितनी कर दी? 40%। और इस रिडक्शन को ही कम्यूट कराना बोला जाता है बच्चे, कि मैंने गिव अप कर दिया, कम्यूट करा। सर ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर 40% गिव अप करने पे 20 लाख मिले, अगर इसने 40% गिव अप करा तो इसको 20 लाख मिले। अगर ये 100% गिव अप कर दे तो इसको क्या मिलेगा? तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 × 100, तो कितना आ जाएगा? 50 लाख। और 50 लाख का 1/3 एग्जाम्प्ट होगा। 20 लाख बच्चे के दिमाग में एक यहीं पे लिख देता हूं, सर जी जो रिसीव हुआ उसका 1/3 नहीं बेटे, नहीं, जो रिसीव हुआ उसका 1/3 एग्जाम नहीं है। अगर आपने 100% कम्यूट कराई होती उसका 1/3 एग्जाम्प्ट है। सिमिलरली अगर आपको नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी होता, अब मैं दूसरी तरफ आ गया, आपको कितना मिला? 20 लाख, और ग्रेचुटी तो मिली नहीं, तो एग्जेम्पशन कितनी होगी? 1/2। किस चीज की? कि अगर मैं 100% कम्यूट कराता, तो अगर उसने 40% कराया था तो 20 लाख मिले थे, 100% कराता तो 50 लाख मिलते, तो 50 लाख का 1/2 दैट इज 25 लाख। तो भाई बड़े मजे में, एग्जेम्पशन तो रिसीव से भी ज्यादा हो गई, तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको सारा का सारा पेंशन के पॉइंट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से आसान वाले दो कराता हूँ, फिर उसके बाद लीव सैलरी पे आएंगे। एक होता है बच्चे रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी को मजबूरन अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है, ठीक है, मैसिव लेवल पर हायरिंग होती है, कभी निकालना पड़ जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली कंपनी को कुछ ना कुछ एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है यार, कि तुम अपना खर्चा पानी कैसे चलाओगे। ठीक है, हमने तुम्हें बुलाया था पर अब हम मजबूरन आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें कुछ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय को कुछ पैसा मिला, तो थोड़ा तो उसका दर्द कम हुआ। लेकिन सरकार ने भी बोला कि चल तेरे से इस पे ना पूरे पे टैक्स नहीं लेंगे, कुछ एग्जेम्पशन दे देंगे। अब सवाल ये है कि जब एक एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिल रही है, तो एग्जेम्पशन कितनी होगी, वही बात कहाँ लिखी हुई है 1010 बी में। तो इसकी तीन लिमिट्स हैं, तीन में से जो सबसे कम वो एग्जेम्प्ट है। सबसे पहली एक्चुअली रिसीव्ड, सिंपल, पहली लिमिट तो कुछ है ही नहीं। दूसरी लिमिट 5 लाख, सरकार ने बोला क्या 5 लाख से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तीसरी लिमिट क्या है बच्चा, 15/26, 15/26 एवरेज पे। 15/26 का मतलब होता है मोटा मोटी 15 दिन और आपकी सैलरी का। ग्रेचुटी में आपने देखा कि जैसे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी होता है, इसमें जो एवरेज पे हो रहा है वो 10 मंथ्स का नहीं हो रहा है, वो कितने महीने का हो रहा है बच्चे, 3 मंथ्स एवरेज पे। और इसमें सैलरी आप क्या लेंगे, बेसिक प्लस डीए। ये आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। आई होप आपको ये बातें अब एनालिसिस पता ही है कि 10 साल 8 महीने है तो मैं 11 साल ले लूंगा। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में मान लो आपको रिसीव हुआ 8 लाख, मान के चल लीजिए 8 लाख, ये वाली लिमिट क्या हो गई 5 लाख। तो 15/26 इंटू एवरेज पे, लेट सपोज एवरेज पे 60,000 है, एंड लेट सपोज कंप्लीटेड ईयर 10 ईयर्स है, तो क्या हो जाएगा 60,000 इंटू 10, 6 लाख। 6 लाख का मोटा मोटी आधा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, ये 3 लैक्स आएगा अप्रोक्स। हो सकता है 3,10,000 या कुछ ऐसा है। तो आप मुझे बता दीजिए रिसीव्ड हुआ 8 लाख, एग्जाम क्या हो जाएगा 3 लाख। आई होप ऑल कूल। नेक्स्ट इज वीआरएस। वीआरएस है बच्चे 1010 सी में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। गवर्नमेंट कंपनीज में जनरली आती हैं स्कीम्स, और वो ये होती है कि अगर आप वॉलेंटरली खुद से रिटायरमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट में आप, गवर्नमेंट जनरली स्कीम निकालती है कि अगर आपको रिटायर होना है एक आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर डूइंग अ स्पेसिफाइड ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, तो आप रिटायर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खुद से 60 नहीं हुआ आप, खुद से हो सकता। तो उसमें कंपनी क्या करती है, वो कुछ पैसा देती है। तो उस पैसे को क्या बोला जाता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। और आइए देखते हैं कि उसमें एग्जेम्पशन क्या क्या है। सबसे पहली चीज है कॉम्पनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड। तो इसमें 4 लिमिट्स है, कॉम्पनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, और दूसरी क्या हो गई बच्चे 5 लाख। ठीक है, आपको रिसीव कितना हुआ, मान लो 8 लाख, और लिमिट कितनी हो गई 5 लाख। इसके बाद 3 मंथ सैलरी, जी हाँ, आपके 3 महीने की सैलरी लूंगा। मान लो आप आज रिटायर हुए, तो इससे पहले के 3 महीने मान लो 60,000 कमा रहे हो, तो 60,000 60,000 60,000। ठीक है, तो 60,000 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपने 18 साल 10 महीने करा है तो भी मैं 18 साल ही लूंगा। अगर आपने 18 साल 4 महीने करा है तो भी मैं 18 साल ही लूंगा, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है अगर आपकी 60,000 रुपये तनख्वाह है तो महीने की, तो 60,000 इंटू 3 इंटू जितने भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। एंड द लास्ट लिमिट इज लास्ट ऑन सैलरी, बहुत अच्छी बात है, 60,000 इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। सर मेरी एज 55 ईयर्स है, अच्छा, रिटायरमेंट को कितने साल रह गए भाई, 5 साल सर। तो 5 साल और कितने महीने, तो 5 साल इंटू 12 महीनों से मल्टीप्लाई करूँ, तो रिमेनिंग मंथ्स कितने आ गए 60 मंथ्स। और तुम्हारी लास्ट ऑन सैलरी कितनी है 60,000। तो बेसिकली क्या आ जाएगा बच्चे, ये 36 लैक्स। एंड लेट मी टेल यू, सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन, जो कि आपका ये मंथ सैलरी और लास्ट ऑन सैलरी है। तो ये आपका यहाँ पर यार, आई होप आपको वीआरएस भी क्लियर है। और अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं, दैट इज लीव सैलरी। ठीक है बच्चे, तो आइए लीव सैलरी को समझते हैं जरा।
सर ये लीव सैलरी क्या होता है? देखो बेटा, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो दो तरीके की लीव्स मिलती हैं, कैजुअल लीव्स एंड अर्नड लीव्स। कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होती और उसके अगेंस्ट पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन अर्नड लीव्स जो हैं उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। तो लोग वो छुट्टियां लेते नहीं है, कहते हैं कि जब हम रिटायर होंगे, रिजाइन करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो आइए, लीव सैलरी जो है या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है ड्यूरिंग जॉब, मतलब 1 साल खत्म हुआ और कंपनी ने बोला ये लो इतनी छुट्टी हो गई, ये पैसे टैक्सेबल। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ड्यूरिंग जॉब मिलती है तो टैक्सेबल। तो एक बात तो तय है, ड्यूरिंग जॉब टैक्सेबल। और ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट। वाह भाई वाह! गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेजुटी भी एग्जेम्प्ट थी, देन पेंशन कम्यूटेड वाली भी एग्जेम्प्ट थी, और लीव सैलरी भी एग्जेम्प्ट। अब मुद्दे की बात आ जाती है नॉन गवर्नमेंट यानी कि रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस में अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है ऑन रिटायरमेंट तो क्या होगा? तो इसके लिए कितने लिमिट्स है बच्चे? टोटल 4। सबसे पहली लिमिट, एक्चुअली रिसीव्ड, आपको लीव सैलरी मिली कितनी है? बहुत अच्छी बात है। पहली लिमिट आपको क्वेश्चन में ही दी होगी, मान लो तुम्हें 15 लाख रुपए मिली, लेट सपोज 15 लाख रुपए। दूसरी, 10 × 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 × 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है, पिछले 10 महीने का सैलरी का टोटल करूंगा और डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। ठीक है बच्चे, बस इसमें और ग्रेचुटी में आप फर्क समझिएगा, बहुत डिटेल्ड बात बोल रहा हूं मैं। अगर आप आज रिटायर होते हो 13 अप्रैल को, तो ग्रेचुटी में मैं अप्रैल के मंथ को छोड़ता था और पुराने 10 महीने लेता था। लेकिन अगर लीव सैलरी है, तो अगर मैं 13th को रिटायर हो रहा हूँ, तो मैं 13 से पहले के ही 3 महीने लूंगा, मैं इस मंथ को इग्नोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो लीव सैलरी में जो मंथ्स लिए जाते हैं उसमें द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट इग्नोर्ड। अगर 13 तारीख को हो रहे हो तो 13 से पुरानी 13, पुरानी 13 से उससे पुरानी 13, ऐसे करके चलता। ठीक है बच्चे, सो 10 × 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड सबसे पहले मैं लिमिट नंबर डी बता देता हूँ। एक टाइम था बेटे जब इस पे 3 लाख था, आज के टाइम पे लिमिट कितने की है? 25 लाख। वाह जी वाह, सरकार ने दिल खोल के लिमिट रखी है बेटे। ग्रेचुटी की लिमिट कितनी? 20 लाख। वीआरएस रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 5 लाख, 5 लाख। और लीव सैलरी कितनी? 25 लाख। बहुत बढ़िया सर। पॉइंट नंबर सी, अनअवेल्ड लीव्स। अनअवेल्ड लीव्स क्या होता है? जैसे सपोज करो कि आपने जितनी भी लीव्स नॉट टेकन, आई शुड राइट दिस, अनअवेल्ड लीव्स, लीव्स अवेलेबल बट नॉट टेकन, अनअवेल्ड लीव्स। इसको मैंने डिवाइड करा 30 से। क्यों करा डिवाइड 30 से? सो दैट बच्चे ये मंथ्स में आ जाए। क्योंकि ये मेरी ड्यूरेशन, मान लो मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 15 ईयर्स, तो मैं 15 ईयर्स से कितनी लीव्स नॉट टेकन है, कितनी लीव्स नॉट टेकन है वो लिख दूंगा। मान लो 250 दिन, 180 दिन, इतनी लीव्स मेरी एक्यूमुलेटेड है। उसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ठीक है बच्चे, आइए इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक बार लिमिट अगर मैं बोलूँ, सबसे पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव, दूसरी 10 × 10 मंथ एवरेज सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड फिक्स टर्नओवर। लिमिट नंबर सी, अनअवेल्ड लीव्स, जितनी भी आपने पूरी अपनी नौकरी के अंदर अनअवेल्ड है, डिवाइडेड बाय 30, उससे मंथ आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ एवरेज सैलरी। और लिमिट नंबर बी, लिमिट नंबर लास्ट लिमिट दैट इज 25 लाख। अब इसमें ना एक गोची होती है। गोची क्या हो जाती है कि मैं इसको प्रैक्टिकली ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ अभी, बट आप समझिए कि जैसे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉई है और उसने 18 साल काम करा। वाह सर! और उसको अवेलेबल लीव्स पता है कितनी है? अवेलेबल 45। क्योंकि आप बच्चे ऑलरेडी, ये वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो रिवाइज कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है या कहीं से भी पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि 45 डेज दे ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने अवेलेबल लीव्स पर रोक लगा रखी है, और वो क्या लिखा है? मैक्सिमम 30 डेज। बट फिर भी एक बार के लिए हम इग्नोर करके चलते हैं कि एक कंपनी के अंदर कितने दिन की लीव्स मिल रही है? 45। तो और आपने अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब लीव्स टेकन, आपने तो ली ही नहीं। अच्छा, पहले ना ये वाला बना हुआ है, आई एम सॉरी,
अलग अलग केसेस बने हुए हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपको लीव्स कितनी मिली, 15 अवेलेबल, आपने कितनी ली, 0। अनअवेल्ड कितनी होगी, 15। देखो ना, अवेलेबल सबसे पहली चीज होती है अवेलेबल, फिर होती है अवेल्ड, ली कितनी, और तीसरी होती है अनअवेल्ड जो बच गई। अवेलेबल कितनी थी, 15, ली कितनी मैंने, 0, तो बच कितनी गई, सारी की सारी तो बच गई। तो इसका मतलब टोटल अनअवेल्ड लीव्स कितनी आ जाएंगी, 15 इंटू भाई 18 साल अगर उसने काम करा है, फ्रैक्शंस ऑफ द मंथ को इग्नोर करना होता है, कंप्लीटेड ईयर लेना होता है, तो टोटल लीव कितनी होगी, 270। ये 270 डेज आ गए। और यहीं पे लिमिट में हम क्या कर देंगे, इस लिमिट को मैं क्या कर देता, 270 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 9 मंथ्स आ जाते हैं, 2 more minutes। ठीक है, तो ऐसे हो जाता तो बढ़िया है सर, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज करो अगर आपकी कंपनी ने आपको 45 डेज लीव दे दी होती, और लीव्स तो आपकी एक्चुअल में तो 0 है, तो अनअवेल्ड कितनी हो गई, 45। तो टोटल अनअवेल्ड 45 इंटू 18 करेंगे आप, तो 810 आएगा। बेटे यहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज आपकी अवेलेबल लीव्स 30 से ऊपर नहीं हो सकती फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। तो हमें इसे रीवर्क करना पड़ेगा, हमको ये बोलना पड़ेगा भाई ऐसे नहीं होता, 30 डेज ही मिल सकती है। और एक्चुअल लीव का तो डेटा एक्चुअल बेसिस पे है, तो वो तो 0 है, तो अनअवेल्ड कितनी हुई, 30। तो आप मुझे बता दीजिए 30 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 540। अब 540 के बेसिस पे मिलेगी। मैं आपको इतनी बात गारंटी से बोल दूं, इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस भी करी है, और आप बच्चों ने, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उनको बहुत अच्छे से पता है ये कैसे मैनिपुलेशन चलती है। एग्जाम में आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि इतनी अनअवेल्ड है ऑन द बेसिस ऑफ 45 डेज, तो आपको दोबारा से रीवर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो अनअवेल्ड लीव्स है ऑन द बेसिस ऑफ 45, ये गलत है। आपको दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी, और आपको फिर करेक्ट अनअवेल्ड लीव्स निकालना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, और इस पॉइंट को ही कंसिडर करके आपको बस ये अनअवेल्ड लीव्स को ध्यान से निकालना है। ये आ जाएंगी डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 मंथ एवरेज सैलरी। आई होप आपको सारी की सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं बच्चे। तो मेरे हिसाब से सारी की सारी बात हो गई है। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिवर्ट ऑन दैट। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।